अस्सलाम वालेकुम। सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल की पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की पॉडकास्ट जो है वो एक बहुत अहम पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हम आपको दिल के अमराज़ के मुतालिक बुनियादी मालूमात फ़राहम करेंगे। आज की पॉडकास्ट में दिल के अमराज़ के मुतालिक बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आकिब जावेद, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी टीम का एक बुनियादी हिस्सा हैं। सर दिल के अमराज़ की ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स में महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और आवाम को इस पॉडकास्ट के ज़रिए कुछ बुनियादी मालूमात फ़राहम करने के लिए आप आए। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हमारी पॉपुलेशन में, ख़ास तौर पे जो एशियन पॉपुलेशन है, इनके अंदर दिल के अमराज़ इतने ज़्यादा कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और क्योंकि पहले तो ये डिज़ीज़ बहुत एल्डरली लोगों की समझी जाती थी और अब अनफॉर्चुनेट के 30s में 20s में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो मोस्ट कॉमन रीज़न अगर आप सिंगल लाइन में गए तो ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ये बहुत ज़्यादा हो गया। और दूसरे नंबर पे ये कि जो हम खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड है और नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। वॉक और एक्सरसाइज करने की हमें आदत नहीं रही, वज़न हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो ये बहुत सारी बेसिक्स रीज़न्स हैं जो दिल की बीमारियों का बायस बन रही है। और दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट सबसे अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई। और आप तो मेडिसिन हैं, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस हमारे मुल्क में बहुत होता चला जा रहा है और प्रॉब्ली शायद हर 5 में से कोई 2 या 3 लोगों को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ छोटी-छोटी वेसल्स को ख़राब करती है और फिर एट द एंड दिल की बीमारियों का बायस बनती है। सर जिस तरह हम बाकी बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग का बात करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप इस एज से स्क्रीनिंग करना स्टार्ट कर दें, या हाइपरटेंशन की है तो इस एज से। तो जिनकी फैमिलीज़ के अंदर हार्ट डिजीज़ यानी दिल के अमराज की हिस्ट्री है, उसमें पेशेंट को या किसी भी आम इंसान को किस एज से अपनी स्क्रीनिंग करवानी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या बेसिक स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए? देखिए ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी है। अ, आसान ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी, और फैमिली हिस्ट्री से मुराद ये होती है कि आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जिसमें आपके माँ-बाप आते हैं और आपके बहन-भाई आते हैं। अगर उनमें से किसी को भी दिल का मसला हुआ है तो और जिस उम्र में हुआ है उससे 10 साल पहले अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दें, ठीक है? सो अगर आपके पेरेंट्स को 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में किसी को दिल का मसला हुआ है तो उसके जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि 35 की एज के ऊपर कम से कम अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। स्क्रीनिंग में टेस्ट कौन से होने चाहिए वो एक कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कौन से टेस्ट होने चाहिए। उसके सिर्फ फैमिली हिस्ट्री है या कोई और भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसके। अगर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और साथ में फैमिली हिस्ट्री भी है तो फिर सीटी स्कैन जो है वो आजकल एक बहुत ही अच्छा और रिलायबल टेस्ट है जिसके साथ आप स्क्रीन कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को, क्या है कि फैमिली हिस्ट्री बेस इसको दिल का मसला है नहीं है। और आप अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग भी कर सकते हैं कि इस अगले 5-10 साल में आपने डिजीज़ रिस्क फैक्टर्स को कितना मॉडिफाई करना है कि इसको बीमारी ना हो। सो सीटी इज़ वेरी गुड टेस्ट। सर जैसे ये तो होगी उन लोगों की बात जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर एक इंसान जो है उसके अंदर कौन-सी सिम्पटम्स या कौन-सी अलामात ऐसी आएँ कि अगर उसको वो फ़ील हो रही हों, तो उसको अपने कार्डियोलॉजी यानी मतलब इसका कार्डियक वर्कअप की तरफ जाना चाहिए? सिम्पटम्स देखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बंदे की नॉर्मल होनी चाहिए। एज रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक नॉर्मल बंदा जो 30s में है, 40s में है, वो अगर डेली 30 मिनट्स वॉक कर रहा है तो ये उसका अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और अगर उसको लगता है कि मैं 30 मिनट चल नहीं सकता, मुझे चलने के ऊपर सांस फूलना, और ये वो सांस फूल रहा है जो बड़ा अनयूजुअल है, जब मतलब पहले मैं चलता था लेकिन अब सांस फूलना शुरू हो गया। या ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ के अंदर बहुत टिपिकल सिम्पटम्स आते हैं, मरीज़ों के अंदर एटिपिकल सिम्पटम्स भी, एंजाइना इक्विवेलेंट्स भी होते हैं। तो अगर किसी को चलने के ऊपर साँस फूलता है, वो साँस का फूलना एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से, हमारे वज़न बढ़े हुए हैं और वज़न बढ़ने की वजह से भी अब जब हम चलते हैं तो हमारा साँस फूलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो साँस फूल रहा है वो हार्ट से ही फूल रहा है, वो तो आपके जिस्म को आदत नहीं है ना चलने की। तो जब हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक होगी, जब हम वॉक करेंगे डेली, और तो फिर साँस नहीं फूलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं चल रहा हूँ और ये जो जो मुझे सिम्पटम्स आ रहे हैं, मेरे सीने पे बोझ सा हो जाता है, मेरे बाजुओं में रेडिएट करना शुरू कर देता है, और अनयूजुअल चीज़ है जो मुझे चेस्ट में फ़ील होती है,
और ऐसा साँस फूलता है जो मुझे रुकने पे मजबूर कर देता है, तो फिर आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। सर अभी आपने बात की थी कि साँस चढ़ता है तो वो एक कार्डियक सिम्पटम हो सकती है। नॉर्मली चेस्ट पेन को कंसीडर किया जाता है कि वो एक टिपिकल सिम्पटम है दिल के मसले होने का। लेकिन हर चेस्ट पेन जैसे कि हमें पता है कि वो कार्डियक ओरिजिन की नहीं होती। ऐसी कौन-सी चेस्ट पेन के साथ अलामात आएँ जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि ये दिल की वजह से हो सकती है और उस सूरत-ए-हाल में इंसान को फ़ौरन इमरजेंसी या डॉक्टर की हेल्प सीक करनी चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेस्ट पेन जो बड़ा फोकल सा हो, पिन पॉइंट हो, जिसको आप लोकलाइज़ कर सकें, वो कार्डियक नहीं होता। कार्डियक पेन बड़ा डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ से मुराद ये है कि ऐसा दर्द जो आपको महसूस होता है कि है हो रहा है, लेकिन आप उसको लोकलाइज़ नहीं कर रहे। आप ये नहीं बता पाते कि मेरे इस जगह पे है, इस जगह पे, इस जगह पे, हाथ नहीं। सो इसके लिए फिश साइन होता है कि मरीज़ अपना बाजू हाथ ऐसे रखता है और ये वो कहता है दर्द है लेकिन सारी जगह पे। और ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा है, तो वो कार्डियक है, राइट पे भी हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ दोनों शोल्डर्स में, वो कहते हैं हम मेरे दोनों शोल्डर जो हैं, बाजू हैं, ये हमें ऐसे लगता है जैसे वज़नी हो जाते हैं। ये बड़ा टिपिकल कार्डियक सिम्पटम्स। इस तरह अगर किसी को सीने में दर्द है और सीवियर दर्द है, पसीने आ गए हैं उसको, मोर देन 20 मिनट्स अगर कोई चेस्ट पेन रही है, तो ये बड़े टिपिकल कार्डियक सिम्पटम्स हैं और ये बड़ी टिपिकल चेस्ट पेन है। उसको ज़रूर इमरजेंसी में आपने जाके इवैल्यूएट कराना है। सर इन सिम्पटम्स के होते हुए नॉर्मली आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर इस तरह की कोई सिम्पटम आ रही होती है तो जो हमारी कॉमन पॉपुलेशन है वो क्या सबसे बड़ी गलती है जो कि इस सूरत हाल में करती है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए? पॉपुलेशन, अब तो वैसे मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, लोग अब कार्डिक पेन को इतना लाइट नहीं लेते, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो सीने में दर्द हो रहा हो तो वो उसको कहते हैं कि गैस हो गई है, शायद इस वजह से दर्द हो रहा है। कोई इसको मैदे का दर्द समझता है कि उसकी वजह से हो गई है, कोई इसको खाने के साथ एसोसिएशन कर लेता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ खाई थी, शायद वो मेरी हज़म नहीं हुई, इस वजह से शुरू हो गई। तो ये बड़ी मिथ्स है हमारे यहाँ कि फ़लाँ चीज़ खाने से इस तरह के मामलात हो जाते हैं, इस तरह के कोई नहीं। अ, जो चेस्ट पेन है, अगर कोई सीने का दर्द बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाजुओं में 20-25 मिनट से ज़्यादा रह गया और वो आपको रेस्टलेस उसने कर दिया और आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत नौज़िया फ़ील होना शुरू हो जाता है, वॉमिट कराता है, और तो अगर इस तरह के सिम्पटम्स हैं तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, बिल्कुल लाइट नहीं लेना। ठीक है सर, तो अगर किसी के पेशेंट को जो है ये सिम्पटम्स आते हैं और वो घर पे होता है और उसको घर पे बैठे हुए ये सारे सिम्पटम्स आने शुरू हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या एडवाइस करते हैं कि फैमिली को क्या करना चाहिए उस टाइम? देखें, एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है, हर घर में होना चाहिए, और फ़र्स्ट एड जो एक एक डिसिप्लिन है वो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं एक एसके का काम करती है, थ्रोम्बोलिसिस का काम करती है। सो डिसिप्लिन घर में यूजुअली मौजूद होती है। अगर आपको डाउट भी हो कि आपको सीने का दर्द है और शायद कंफर्म नहीं है कि ये कार्डिक है, तो एक डिसिप्लिन लेने में कोई हर्ज नहीं। सो एक डिसिप्लिन ऐसी गोली है जो घर में एक टीके का काम करती है और बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो डिसिप्लिन एक आप घर में रख सकते हैं, ठीक है? जब अगर किसी को लग रहा है कि इसको चेस्ट पेन हुई है और आपको शक है और यकीन भी नहीं है, लेकिन अगर यकीन है तो डेफ़िनेटली ले लें, लेकिन अगर शक भी हो तो डिसिप्लिन की गोली उसको कहीं चबा लें, ठीक है? चबाने से उसकी रैपिड अब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है और जो इफ़ेक्ट उसका 5-7 मिनट में आना है वो फ़ौरन से आ जाता है उसका इफ़ेक्ट। तो डिसिप्लिन चबा लें और उसको इमोबिलाइज़ कर दें। उसको कहें कि आप वॉक नहीं करें, चलें-फिरें नहीं, और उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में, किसी भी नियर बाय इमरजेंसी में लेके जाएँ जहाँ पे ईसीजी की फैसिलिटी। सर एक ही टैबलेट देनी है या एक से ज़्यादा टैबलेट्स? एक टैबलेट इनफ। एक टैबलेट। सर एंजियोग्राफ़ी और एंजियोप्लास्टी ये 2 अल्फ़ाज़ हैं जो कि आजकल हम बहुत कॉमनली सुनते हैं कि एक पेशेंट था उसको उसकी एंजियोग्राफ़ी हुई है, उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है। सो हमारी जितनी भी पब्लिक है उनके लिए अगर आप इन दोनों को आसान अल्फ़ाज़ में बता सकें कि एंजियोग्राफ़ी क्या होती है और एंजियोप्लास्टी क्या होती है? और किन कंडीशंस में करवानी चाहिए? देखिए, एंजियोग्राफ़ी एक सिंपल टेस्ट है, जिस तरह हम बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, शुगर के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसी तरह अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए कौन-सी शरेयान बंद है, एंजियोग्राफ़ी कुछ भी नहीं है, दिल की शरेयानों का टेस्ट है। एंजियो शरेयानों को कहते हैं, ग्राफ़ी टेस्ट को कहते हैं, ठीक है? सो एंजियोग्राफ़ी दिल की शरेयानों को देखने का टेस्ट ही, और एंजियोप्लास्टी जो है वो उसकी इलाज है, ट्रीटमेंट है, और अगर उसमें हम स्टेंट कर दें तो उसको एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अब एंजियोग्राफ़ी की एक तो ये कि इमरजेंसी है, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसके ईसीजी के ऊपर आ गया है, उसके एंजाइम्स पॉजिटिव आए हैं,
या उसको बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उसको डॉक्टर ने एंजियोग्राफी एडवाइस किया है, तो इमरजेंसी के तौर पे एक एंजियोग्राफी एडवाइस की जाती है इमरजेंसी के थ्रू। दूसरा, कुछ लोगों को हम इलेक्टिव एंजियोग्राफी करते हैं। जो इमरजेंसी है उसमें तो हम पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि डोर टू बैलून टाइम आपने उसकी वेसल को खोलना होता है ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उसके दिल के मसल्स कमज़ोर ना हो। और जो इलेक्टिव केसेस होते हैं उसमें आप पेशेंट को स्ट्रैटिफाई करते हैं रिस्क के मुताबिक कि इसको दिल का मसला होने के चांस कितने हैं। अगर रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में उसको हाई रिस्क पे आ रहा हो कि ये उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है और मेल है या फीमेल भी है और एज उसकी 40 अबव है, 50 अबव है और उसको बड़े टिपिकल कार्डियक सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर अगर डॉक्टर आपका समझता है कि हाई लाइक्लीहुड है कि इसमें कॉर्निक आर्टरी डिजीज़ होने का चांस है, तो वो आपको एंजियो एडवाइस करता है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट्स है और आपको लग रहा हो कि इतना ज़्यादा नहीं है मसला, तो फिर और बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप कराते हैं। ठीक है। सर, नॉर्मली हमारी पॉपुलेशन में ये कंसीडर किया जाता है कि जो दिल के अमराज़ हैं ये ओल्ड एज की बीमारियाँ यानी बड़ी उम्र की बीमारियाँ हैं। तो क्या ये वाक़ई सच है या जो हार्ट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, दिल के अमराज़ हैं, ये आजकल यंग एज में भी उतने ही कॉमन और उतने ही वो लोग भी रिस्क पे हैं जित दिल की बीमारियों की कोई उम्र नहीं रही। पहले हमें लगता था कि जी, अगर किसी को सीने में दर्द हुआ है, 40 साल उसकी उम्र है, तो हम उसको इग्नोर करते थे। आज हम 20 साल के बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो अनफॉर्चुनेट कि हमने 20 साल पे भी एंजियोग्राफियाँ की हुई हैं। 22 साल के लोग, और बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया कि 20 और 30 साल की उम्र के दरमियान हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इसलिए ये बात ख़त्म हो गई कि 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होना है, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होना है। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको चाहिए कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी ठीक करें, अपने रिस्क फैक्टर्स को बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ करके रखें, अपना वज़न कंट्रोल रखें, ये सारे काम करें। और इससे आप क्या करते हैं कि ये नहीं होता कि आप डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है, आप डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन रोक देते हैं। तो अगर किसी को दिल का मसला होना है, तो आप उसकी प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। अगर किसी को 40 पे होना है, तो अगर आपका अच्छा लाइफ़स्टाइल है, आपने अपनी डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी स्मोकिंग, ये सब चीज़ें मैनेज की हुई हैं और आप डेली वॉक करते हैं, आपने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है, सो अगर किसी को 40 होना है, तो प्रोबेबिलिटी है आप उसको 50 पे ले जाएँगे, आगे ले जाएँगे। तो इसलिए जो हमारे जो हम आजकल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको दिल का मसला कितना होगा, नहीं होगा। सर, तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन-सी गलतफ़हमियाँ या मिथ्स हैं कार्डियक रिलेटेड जो हार्ट के इश्यूज़ के रिलेटेड जिनको लोग समझते हैं कि ये सच है और उनको किस तरह से टैकल करते हैं या जो नॉर्मली मिथ्स आपसे आके लोग क्लैरिफ़ाई करते हैं कि हमने तो ये सुना हुआ है या ये हो सकता है और ये ऐसे हो सकता है? देखिए, पेशेंट्स दवाई खाने से डरते हैं। लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते कि हम जाएँगे तो वो कोई ना कोई टेस्ट लिख देगा और फिर कहेगा कि जी अब आपको दिल का मसला हो गया। सो अगर आपका अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है और वो आपको कोई टेस्ट एडवाइस कर रहा है, तो उसकी एडवाइस मानें और टेस्ट करवाएँ अपने। अच्छा, एक होती है प्रिवेंशन, एक होती है ट्रीटमेंट। तो हम ट्रीटमेंट से आगे जा ही नहीं रहे। दुनिया सारी प्रिवेंशन पे चली गई है। दुनिया बीमारी होने नहीं देती, इसलिए कि वो वक़्त से पहले जाके अपने टेस्ट कराते हैं। हमारे यहाँ लोग एक तो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि उनको दिल का मसला हो सकता है, और जब हो जाए तो उसको इग्नोर करते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको लगे कि यार मैं आज 10 कदम चला हूँ, मेरा साँस फूल गया है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ 9 कदम तक कर लेते हैं। वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि अब वो किसी को बताते ही नहीं है कि जी मुझे चेस्ट पेन शुरू हो गई। ठीक। तो ये वो सारी चीज़ें, और फिर लेट प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, और जब लेट प्रेज़ेंटेशंस होती हैं तो हार्ट कमज़ोर हो चुका होता है और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जितना अर्ली डायग्नोस करेंगे, उतना अर्ली ट्रीट करेंगे, और जब आप अर्ली ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगी, और कॉम्प्लिकेशंस कम से कम होंगी तो आपकी दवाइयाँ कम से कम नहीं। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्मोकिंग, सिगरेट-नोशी, इसका और दिल के अमराज का क्या लिंक है और ये कितनी डेंजरस हो सकती है आपकी आने वाली कार्डियक लाइफ और कार्डियक हेल्थ के लिए? देखिए, स्मोकिंग नो डाउट एक रिस्क फैक्टर है। ये नहीं कि जो स्मोक करते हैं उनको दिल का मसला होना है। लेकिन स्मोकिंग उस रिस्क को बढ़ा देती है। अगर किसी को दिल का मसला होने के चांस फ़र्ज़ किया 10% है रिस्क, और वो स्मोक करता है, तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ के 15 टू 20%, सो 2 से 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है आपका। तो इसलिए स्मोकिंग सारी दुनिया में एक रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है। और यूरोप में इंडस्ट्री ऑलमोस्ट क्लोज़ होने जा रही है, वो इसलिए कि ईएससी जिसको हम फॉलो करते हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी को, उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं कि 2030 तक उन्होंने यूरोप को स्मोकिंग फ्री कर। सो अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं
वो स्मोकिंग ख़त्म करें यहाँ पे। और हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं सारी ज़िंदगी पिया है तो कुछ नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कहते कि स्मोकिंग करने से दिल का मसला होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर किसी को होना है, तो अगर वो स्मोक करता है, तो उसका चांस बढ़ जाएगा। तो अगर हमने बचना है बीमारी से, तो जो हम कर सकते हैं, जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं, हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। जी, कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। किसी को ब्लड प्रेशर है और उसने दवाई खानी है, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन वज़न, स्मोकिंग और अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है। अगर हम करेंगे, इनको ठीक करेंगे, तो हम अपने रिस्क फैक्टर्स कम कर रहे हैं। सर, अभी आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे बात कर रहे थे, तो लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी टिप्स हैं, जो कि आप पब्लिक को देना चाहें, जिसके थ्रू वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकें और अपने आप को दिल के अमराज़ से बचा सकें? जो मेरा इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स हैं, हम डेली 24 घंटे की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, और 24 घंटे में अगर आप 6 से 8 घंटे सो रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड, तो पहला काम करें कि आप अच्छी नींद लें। आजकल हमारे एनवायरनमेंट में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और पहले तो नहीं था, लेकिन अब स्ट्रेस एक नोन रिस्क फैक्टर है टुवर्ड्स दिस कॉर्निया आर्टरी डिजीज़। तो अब स्ट्रेस के साथ होता है, और जिसकी नींद पूरी नहीं होती तो ब्लड प्रेशर नहीं हो तो वो इमरजेंसी में लैंड करें जी के, और स्ट्रेस और वो ब्लड प्रेशर, इसी चक्करों में हम पड़े रहते हैं। तो 6 से 8 घंटे की नींद लें, अपने 24 घंटे में से 30 मिनट वॉक के लिए ज़रूर निकालें। ठीक है, 30 मिनट जो घर में बंदा चल रहा है, घर में नहीं चल रहा, बाहर ग्राउंड में, पार्क में, किसी भी जगह जो आपके पास अवेलेबल है। और 30 मिनट वॉक का ये मतलब होता है, मरीज़ आके कहते हैं कि मैं तो सुबह से लेके शाम तक चलता रहता हूँ, तो मेरी तो वॉक 30 मिनट से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि वॉक का मतलब है कि आपने एक सर्टेन टाइम के लिए एक सर्टेन पेस पे चलना है। अगर आप वो नहीं कर रहे, तो ये वॉक में नहीं शुमार होता, ये आपकी रूटीन है। तो 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक, 30 मिनट्स अ डे या 150 मिनट्स अ वीक। और चलना किस पेस पे है कि अगर आप 30 मिनट चल रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 किलोमीटर की वॉक कर लें। तो इस पेस पे चलें। जो बंदा डेली 30 मिनट्स ये काम कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो ये रूटीन में घर में एक दिल का टेस्ट है। जो 30 मिनट चल सकता है, बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है कि उसको दिल का कोई मसला होगा। और तीसरे नंबर पे, वज़न आपके हाथ में है। आप अपना वेट कंट्रोल रखें। अगर आपको लगता है बीएमआई, आप गूगल, हर एक के पास फ़ोन्स हैं, सबके पास, उधर डालें, अपना हाइट वेट डालें और अपना बीएमआई निकालें। अब बीएमआई से भी आगे चीज़ चली गई कि आप फेस सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, और उसके साथ अपने पैरामीटर्स पे रहें, अपना वज़न कंट्रोल करके रखें। और तीसरी चीज़, ये जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो आप खाते हैं, उसको हज़म ज़रूर करें। क्योंकि लोग पहले भी शायद इससे भी ज़्यादा खाते होंगे, लेकिन वो फिर जाके काम करते थे, स्वेट करते थे। अब हम खा लेते हैं, उसको हज़म नहीं करते, फिर वो हमारा मोटापा और वो सारी चीज़ें। तो जो खाएँ उसको हज़म करें, ठीक है? एक्टिविटी आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से निकलें, और विगरस एक्टिविटीज़, दिन के 24 घंटे जो हमारे पास होते हैं, उनमें आप आधा पौना घंटा अपनी विगरस एक्टिविटीज़ ज़रूर रखें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारी पॉडकास्ट के लिए आज अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारी पब्लिक को बहुत सारी अहम मालूमात फ़राहम की। होप सो कि हमने आपके बहुत सारे बुनियादी सवालात जो कि दिल के अमराज़ के मुतालिक होते हैं, उनको हमने आंसर किया है। आपके अगर मज़ीद कोई सवालात हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उसको जितना जल्दी रिप्लाई कर सकें। दूसरा, अगर आपको कोई भी दिल का मसला महसूस महसूस होता है, तो आप सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कार्डियोलॉजी टीम 24/7 ऑन कॉल होती है। वी हैव अ कैथ लैब एंड प्लस प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रॉपर कंसल्टेशंस अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।